गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आइला नो रिप्लाई। सर गुड मॉर्निंग। सब पहुंच गए? हाँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग की गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। भाई अपन ने सोचा है गुड मॉर्निंग कहा जाए, बढ़िया रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी के लिए जरूरी है। सही है ना? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी बेस्ट है, ऑलवेज पॉजिटिविटी। अच्छा एक ने तो बिल्कुल बोला सलाम वालेकुम। टिल्लू गुड इवनिंग सर। सलाम वालेकुम बेटा, सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सबको। गुड मॉर्निंग भी, गुड इवनिंग भी, सलाम वालेकुम भी, है ना, जय जिनेंद्र भी, राधे कृष्णा भी, सारा कुछ एवरीथिंग। हाँ बच्चों, अब ये बताओ आपने लास्ट में क्या कंप्लीट कर लिया? होमवर्क था सर। होमवर्क सर। एक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए बेटा, कल से अपन 1 घंटा पहले करेंगे, है कि नहीं? 3 बजे से सारी फिर क्लासेस आपकी 1 घंटे पहले हो जाएंगी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर। तो अच्छा 4:30 बजे से? हाँ मतलब इस आपकी सारी क्लासेस 1 घंटा पहले कर दी। 3 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस आपकी, है ना? तो 3 से 4, 3 से 4:15, फिर उसके बाद अपने आप बीच बीच में जो गैप था वो ऐसी चीज रहेगा, लेकिन आपकी क्लासेस 1 घंटे पहले आ जाएंगी सारी। स्टार्टिंग आपकी वहां से 3 बजे से कर देंगे, ठीक है बेटा? चलिए अब अपन शुरू, क्योंकि यहाँ पर क्या एक्चुअली बेटा राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लग गया ना, तो 7 बजे से क्या कर्फ्यू शुरू होना शुरू हो जाता है, बंद कर रखा नाइट वाला, तो ये इमरजेंसी इस समय। चलिए अपन शुरू। ओके सर। कोरोना का दूसरा लहर। अपन शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। हाँ जी, अब बताओ बेटा अपने लास्ट में क्या किया था? होमवर्क चेक करना है सर। होमवर्क किया था? पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने दिए थे। हाँ बिल्कुल सही, प्रणाम भी आ गया भाई दीप्ति की तरफ से, है ना? अच्छा हाय रे कोरोना। टीलू कह रहा है हाय रे कोरोना, तो कोरोना तो क्या करें, बेचारा परेशान कर रहा है। अब तुम लोग साइंटिस्ट बनोगे अच्छे तो ऐसी बीमारियां, तुम्हारे डॉक्टर बनने पर ये सब बीमारियां बंद हो जाएगी। हाँ ये लॉकडाउन के नाम है, बिल्कुल सही। यस डियर, तो हम लोगों ने आपको दिया था यहाँ पर आइसोमेरिज्म में कुछ कंपाउंड्स बनाने को दिए थे। मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर्मूले दिए होंगे मैंने, तो मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला दिया? C3H6। C3H6। ये नाम का सर, C3H6। ये जो क्लास में बताए थे वही वाला आप होमवर्क हाँ में सर, लिखे 2 थे, एग्जाम्पल उसी में से थे हाँ सर। सर 2 C4H10 टेबल का बनाना पड़ा। सर C4H10। नहीं, ये C3H6 था, C4H10। सर आपने दोनों 4 क्वेश्चन दिया था, 4 दिया था, 4 दिए थे, तो पहला कौन सा था? C3H6। यही था, यही जो बोर्ड पे लिखा है। हाँ तो शुरू करूं? अब मेरे क्वेश्चन को सुनो, क्या क्वेश्चन था? हमने पूछा था इस फॉर्मूले से कितने आइसोमर्स बनेंगे, यही पूछा था ना? यस सर। अब देखो इसमें कैसे करते हैं। आपने जो किया वो अपन करेंगे। हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले को देख के ड्यू निकाला, तो ड्यू कितना निकला बोलो? तो ड्यू निकला 1 निकला। इस 1 का मतलब क्या होता है? इस 1 का मतलब होता है 1 पाई, या इसका मतलब होता है 1 रिंग। ये पहले डिवाइड कर लिया, क्लियर? फिर हमने क्या किया, कार्बन मतलब 3 है, तो हमने 3.0 का पहला केस लिया। हमको इसमें 3 कार्बन चाहिए, तो हमने क्या किया, 3 कार्बन लाइन से लगा दिए। और अब सोचो ये 1 पाई इसमें कितनी जगह पर एंट्री करके नए नए नाम बनाएगा? तो आप कहोगे सर ओनली 1, क्योंकि चाहे तुम डबल बॉन्ड यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, आंसर एक ही बनेगा, उसका नाम होगा प्रोपीन। तो हमारा एक आंसर हो गया प्रोपीन केवल। अब जंप करके यहां जाओ, साइकिल, तो 3 की साइकिल सबसे छोटी साइकिल होती है, देखो
यानी ये स्ट्रक्चर। तो 3.0 का एक ही स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोप्रोपेन। तो आपका आंसर बनेगा कि सब इसके केवल 2 आइसोमर बनेंगे, एक और एक दो पास। तो आपका आंसर होना चाहिए 2। क्या सबका आंसर 2 आया? यस सर। यस सर। यस सर। पहला पॉइंट खत्म हो गया, ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आ जाओ। दूसरा कितना क्या दिया था? C4H10। C4H10। देखो ये दिया C4H10। स्टेप वही रहेगा, सबसे पहले DU। तो DU निकला 0। 0। तो 0 निकला, इसका मतलब ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि DU 0 का मतलब है कोई पाई नहीं, कोई रिंग नहीं। तो फिर सीधे यहीं से आ जाओ। तो इस 4 का मतलब 4.0। तो 4.0 से आपका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये, जिसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। एंड जब हम इसको करेंगे 3.1, तो 3.1 का मतलब है 3 की तो बन गई चेन, 3 कार्बन एक और एक इसके ऊपर आ गई ब्रांच। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोप्रोपेन। आप चाहो तो आईयूपीएसी ले लो, तो 2 मेथिल प्रोपेन। तो चेक करो, इसका मतलब केवल इससे 2 आइसोमर ही पॉसिबल हुए। तो देखो अपनी डेफिनेशन भी चेक करते जाओ। डेफिनेशन क्या कहती है? आइसोमर वो होते हैं जिनका ड्यू सेम हो, एमएफ सेम हो, वो आइसोमर्स होते हैं। तो इन दोनों का ड्यू भी सेम है, इन दोनों का एमएफ भी सेम, इसका मतलब दोनों आइसोमर। ऐसे चेक करके देखो, इन दोनों को देखोगे ड्यू सेम, एमएफ सेम, इसका मतलब ये आइसोमर। ऐसे चेक करते हैं, तो इसका आंसर हो गया 2। अगला एग्जांपल क्या दिया गया? सर हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो जो आप सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगाया उसको हम फर्स्ट पे नहीं लगा सकते क्या? लगाओ ना, बिल्कुल आप लेके आओ। देखो आप इसको लेकर आओ। आपको ये गलती करनी चाहिए बेटा, खुद करने से हो जाएगा। देखो ये है। अब आपके ओके सर। अकॉर्डिंग लंबी चेन बनाओगे तो कितने की चेन बनी? सर मतलब तो वही है। मतलब तो वही हाँ है। तो हाँ इसका मतलब 4.0 में चला गया। ये वाला आंसर एक ही है। सिर्फ ओके सर। आपने थोड़ी सी गर्दन ऊपर कर दी तो आपने कहा डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट नहीं होते, जब तक आईयूपीएसी सेम है, वो सेम वाला सेम में जाके बैठ जाएगा, वो काउंट ओके नहीं सर। होगा। यस आ गया? चलिए यस अगला एग्जांपल क्या दिया? C4H8। C4H8। अब देखो C4H8 कहते हैं सबसे पहले ड्यू। तो यहाँ पर निकालो ड्यू 1। 1 कहते हैं इसका डिवीजन हो गया। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, या नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है सर। चलो ठीक है। तो आप लेते हैं इसके अंदर अपना C4। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 1 पाई और 1 रिंग। सबसे पहले 4.0 लेते हैं। तो 4.0 का मतलब हो गया 4 कार्बन लाइन से। कार्बन। अब 4 कार्बन जैसे ही लाइन से लगाए, इसमें कितनी जगह पर ये पाई एंट्री कर सकता है? बोलिए कितने एग्जांपल बन सकते हैं पाई के? तो आप कहोगे 2, 1 और 2। कैसे? अगर आपने डबल बॉन्ड 1 पे लगाया तो नाम बना 1 ब्यूटीन, और अगर आपने डबल बॉन्ड को 2 पे लगाया तो 2 2 ब्यूटीन। ब्यूटेन। तो ये हमारे आंसर 2 तो यहां बन के तैयार हो गया। रख लो इसको जेब में। अब नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हैं तो 3.1। ये लो सर, तो ये 3 कार्बन की चेन और ये 1 ब्रांच। ये तो बन गया ढांचा, स्केलेटन। अब इसमें किसको फिट करो? पाई को। तो पाई आप यहां लगाओ तब भी वही आंसर, पाई यहां पर ना लगा के यहां लगाओ तब भी वही आंसर, पाई को यहां ना लगा कर यहां लगाओ तब भी वही आंसर। तो आपकी मर्जी है, 3 में से कहीं भी लगाओ, आंसर एक ही होगा। तो इसका मतलब ये एक। तो अब आप चेक करके देखो, आपके एक पाई से टोटल स्ट्रक्चर बन गए 3, जिनका नाम है 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटाइलीन। तो ये आपके जो 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटाइलीन बने, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए, क्योंकि सबका ड्यू सेम है और एमएफ सेम है। अब इस सेक्शन में आ जाओ, एक रिंग। तो 4 की अगर ले तो 4 की एक रिंग ये बनी, जिसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। और 3.1 के बारे में सोचे तो ये 3.1, तो एक और एक 2, इसका मतलब आपके पास टोटल यहां पर बन गए 5। इसका मतलब C5H8 से टोटल 5 बनेंगे।
हाँ, यहाँ एक चॉइस आपको बहुत अच्छी मिल सकती है कि इन टोटल 5 को भी आप दिमाग लगाना चाहो तो कह सकते हो कि इसमें से 3 नॉन साइक्लिक है, अचक्रीय, और इसमें से 2 साइक्लिक हैं। तो डिवीजन करना चाहो, एग्जामिनर भी करना चाहे तो वो डिवाइड भी करके पूछ सकता है। वो कल को मान लो साइक्लिक नहीं पूछे, वो क्या केवल नॉन साइक्लिक बताओ, अचक्रीय योगी कितने बनेंगे, तो अचक्रीय बनेंगे 3 और चक्रीय बनेंगे 2। और अगर वो चक्रीय अचक्रीय कुछ नहीं बोले तो फिर आंसर टोटल होगा 5। तो आप चेक करो आपका आंसर क्या 5 आया क्या? Yes, sir. तो लगभग सभी Yes, लगभग सभी ने बिल्कुल बताया। यस सर। अच्छा बेटा, तो इसमें ये है शाहीन। तो शाहीन बेटा, आपने ना पहली क्लास अटेंड नहीं की थी ना बेटा, तो एक बार आप काम करो, पहली वाली क्लास को आप पहले ढंग से ऑब्जर्व कर लो और फिर आप मेरे नंबर के ऊपर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पहले वो मेरा वाला वीडियो देख लेना, आपका वीडियो हो जाएगा, वहां से मिल जाएगा आपको। तो आपका जो ये जो शाहीन बानो है उसके लिए मैं कह रहा हूँ बेटा, उसने कहा है कि भाई आपने फर्स्ट क्लास मेरी अटेंड नहीं की थी, तो आपको ड्यू का पता नहीं ड्यू क्या कहते हैं, तो बेटा ड्यू के लिए फिर आप एक क्लास अटेंड कर लो वाली, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। नहीं आएगा तो मेरे से बताना, फिर अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे बेटा। क्लियर? चलिए सर एक और क्वेश्चन है होमवर्क का। हाँ बोलो बेटा, और क्या था? C3H4। C3H4। अब की बार देखो आपको दिया गया C3H4, सबसे पहले इसका ड्यू निकाल लो। कितना ड्यू निकला? 1 2 2। तो इसका ड्यू निकला 2। तो 2 कहती है, आपको ध्यान है 2 का मतलब 3 तरीके होते हैं। 2 का मतलब वो 3 तरीके क्या क्या, देखो 2 का मतलब होता है 2 पाई, क्या तो दोनों की दोनों पाई, या इस 2 का मतलब होता है 1 पाई और 1 रिंग, और यह इस 2 पाई, इस 2 का मतलब होता है दोनों की दोनों रिंग। तो आपके सामने 3 सेक्शन खुल गए। जैसे यहाँ पर ये बाइफरकेट हुआ था, वैसे ये ट्राइफरकेट हो गया। और देखो कांसेप्ट वही है, C3 से स्टार्ट करते हैं, ये 3.0। तो सबसे पहले 3 कार्बन की लंबाई खींच लो। अब आप सोचो 2 पाई का मतलब क्या क्या होता है? 2 पाई का मतलब या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड 2 पाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं। ये वाला कंडीशन होती है बेटा, 2 पाई का मतलब यूं लिख देता हूं मैं, एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड्स। अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड डालूं तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम बनेगा प्रोपाइन। लेकिन अगर सोचो कोई बच्चा इसमें यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डालेगा तो ये रिपीट होगा, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का एक ही केस था, सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस, 2 बार डबल बॉन्ड, तो मैंने डबल बॉन्ड एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो इसका नाम हो गया प्रोपा डाइईन। इसको स्पेशल नाम देते हैं एलीन। तो इस एग्जांपल का नाम हो गया एलीन। तो सोचिए 2 पाई वाले 2 कंपाउंड हो गए। अब इस समय ये 2 कंपाउंड है, इसका मतलब हम तीसरा नहीं बना सकते, सिर्फ 2 ही बना सकते हैं। अगर मेरे पास कार्बन ज्यादा होते तो मैं इसको जगह जगह पे बदलता, इसको भी जगह जगह बदलता, लेकिन इस 3 में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए केवल 2 ही एग्जांपल बने। और दोनों को चेक करो, दोनों का DU सेम है, दोनों का MF सेम है, दोनों आइसोमर। अब इसकी संख्या हो गई 2। अब ये वाला सेक्शन आ जाओ। अब की बार आपके पास 3 कार्बन, लेकिन वो कहता है रिंग, तो आप इसको रिंग में बदल, क्योंकि ये अब रिंग आ गई, देखो तो 3 की रिंग बना दी हमने, ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक पाई डाल दो, तो कहीं भी आप एक पाई डाल दो। अब आप चेक कर लो, ये स्ट्रक्चर जो बन गया इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। आप चेक करके देखो, इस साइक्लोप्रोपीन का DU 2 है, जो इनके साथ मैच कर रहा है, ये तीनों आइसोमर हो गए, तो इस कैटेगरी में केवल एक ही बना। अब ये सेक्शन आ जाओ 2R, तो आपको क्लियर कर दूं बेटा, 3 कार्बन का 2R नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे छोटा 2R बाइसाइक्लो ये होता है। इसके लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, इसका मतलब हम 3 कार्बन से 2R वाला स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा 0।
अब आप चेक कर लो, आपका टोटल आंसर क्या 2 और 1 3। इसका मतलब इस एग्जांपल से टोटल 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब आप चेक कर लो क्या आपको समझ में आ गया। धर्मेंद्र बेटा आप कह रहे हो व्हाट इज ड्यू, तो बेटा ड्यू जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। अब मैं बीच में नहीं बताऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बाकी सब दिनों में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको बार बार, जैसे मैंने उसको शाहीन को बोला था वैसे आपको ही बोल रहा हूँ, आप भी मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद दिक्कत आए तो मेरे नंबर पे मैसेज। चलिए बेटा, तो हाँ बोलो बेटा। ये हमारा रॉन्ग हो गया। रॉन्ग तो सर इसमें दो जने बोल रहे इसमें हैं। संवन श्रृंखला प्रियंका आप बोलो। नहीं आप बोलो, दोनों का एक ही प्रॉब्लम है। सर दोनों को छोड़ो, आप आगे पढ़ो। आंसर गलत आया है जतीन। तो आंसर हम लोग का गलत आया है। बेटा देखो एक मिनट सुनो मेरी बात। अभी आपको इसमें दिक्कत अगर मान लो आई, जैसे मैंने क्या कहा इसको समझ आओ, चीज एक ही कर रहा हूं मैं। जब भी आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए सबसे पहले ड्यू निकाल। अब जितना ड्यू आए उसका मतलब सोचो, क्योंकि ड्यू का मतलब होता है पाई एंड रिंग्स। इन्हें अलग भी कर सकते हो, इनको मिला भी सकते हो। कैसे? जैसे ड्यू 2 आया तो हमने कहा 2 पाई। अब आप 2 पाई डालते हो किसी कंपाउंड में तो वो 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड बन के भी जा सकते हैं। तो जितने ट्रिपल बॉन्ड डाल सकते हो सब डालो। तो आपने देखा इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड डाल सकते हो, तो आंसर हो गया 1। इस 3 के बेसिक लाइन के अंदर आपने 2 बार डबल बॉन्ड डाला तो 2 बार डबल बॉन्ड डाला तो उसका गुना 1। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो बनी वो केवल 2 बनी। अब सोचो अगर यही फॉर्मूला C3 की जगह होता C4H6, देखो ये अब बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा हूं मैं। तो सोचो अगर ये फॉर्मूला होता तो आपका ड्यू वही आता 2। देखो ड्यू 2 आता तो मैं क्या करता, ये वापस से डिवाइड करता, देखो ये। और अब मैं क्या करता, देखो यहां से स्टार्ट करता, देखो ये हटा देता हूं। अब इसको यहां समझाता हूं, देखो मैं ये देखो अब की बार फॉर्मूला मैंने कर दिया C4H6। तो मैं सबसे पहले ड्यू निकालता 2, ये रहा आपका C4 और ये रहा आपका 6। तो मैं यहां निकालता ड्यू 2, फिर मैं इसको 3 में डिवाइड करता। अब देखो यहां पर सबसे पहले लेता 4.0, क्योंकि मेरे पास कार्बन होते 4, तो पहला 4 कार्बन को मैंने लाइन से बिछा दिया। अब सोचो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड डालूंगा। तो मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां डालूंगा तो इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटाइन। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बीच में डालूंगा तो मेरा नाम बनेगा 2 ब्यूटाइन। तो सोचिए इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड से 2 बन गए। तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड के 2 एग्जांपल बना दिए, पकड़ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 पाई बॉन्ड डालता हूं। तो 2 पाई बॉन्ड डालता हूं तो सोचो अब की बार नंबर तीसरा, मैं इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड डाल रहा हूं। मैंने वो 2 पाई बॉन्ड यहां डाल दिए तो नाम बन गया ब्यूटा। और कितना कितना डाइईन, 1 2 डाइईन। लेकिन सोचो कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं इनकी इस जगह बदल दूं, मैं यहां लगा दूं, तो जब इसका नाम बदल गया, अब की बार इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटा। और अब की बार 1 3 हो गया। तो सोचो इसका मतलब इस 2 पाई बॉन्ड के भी 2 स्ट्रक्चर बन गए। तो सोचो इस समय इस 2 पाई कैटेगरी में टोटल आंसर हो गए 4। अभी तक तो 4 हो गए, लेकिन आप कहते हैं सर नीचे उतरो, तो नीचे उतरते हैं 3.1। तो सोचो 3.1 में मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। अब सोचो क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, तो आप कहोगे नो। देखो अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिया तो कार्बन की वैलेंसी 5, तो ट्रिपल बॉन्ड का एक भी केस नहीं है। फिर डबल बॉन्ड 2 बार, तो मैंने यही स्ट्रक्चर दोबारा लिया। और अब की बार डबल बॉन्ड भी 2 बार ले लिया, तो चेक करके देखो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 3.1 का इसका कोई एग्जांपल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब 2 पाई से केवल 4 स्ट्रक्चर बने। अभी वो रख लीजिए, अभी सेक्शन में आना। अब की बार आपने 4 की रिंग ली और इसमें एक पाई बॉन्ड डाल दिया, तो आप ये एक पाई बॉन्ड यहां डाल, अब ये पाई बॉन्ड अब यहां डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो, नाम एक ही बनेगा और नाम होगा साइक्लोब्यूटीन। अब की बार आप चेंज करके देखो 3.1, ये 3.1 डिवाइड करके अब इसमें पाई बॉन्ड डालो। तो इसमें जो पाई बॉन्ड डालोगे तो ध्यान रखना
रिंग के अंदर अगर आप चलते हो, देखो कितनी तरीके से आएगा देखना। तो अगर आप रिंग के अंदर पाई बॉन्ड लगाते हो तो एक पाई बॉन्ड यहां लग सकता है, आप रिंग के अंदर जाओगे तो एक पाई बॉन्ड यहां लग सकता है, और अगर रिंग से बाहर निकल जाओ तो एक पाई बॉन्ड यहां आ सकता है। इसका मतलब 3.1 वाली रिंग के अंदर 3 स्ट्रक्चर आते हैं। तो सोचिए 1 और ये आपके 3, तो टोटल हो गए 4। इसका मतलब 4 तो बने नॉन साइक्लिक, ये 3 बने, सॉरी 4 बने आपके साइक्लिक, और भाई इस वाले में आ जाऊं तो देखो आपका ये बाई साइक्लो भी बनेगा। इसका मतलब बाई साइक्लो बनेगा 1। अब अगर सबको जोड़ दो तो आंसर बना आपका 9। तो देखो इसका मतलब 9 आइसोमर बन गए। तो सोचो ये जो टेक्निक हमने लगाई ये बहुत तेजी से धीरे धीरे सीखनी है अपने। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझना। एग्जामिनर कहेगा C4H6 से कितने समावयवी, कितने आइसोमर संभव, तो आपका आंसर होगा 9। देखो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ये करता है तो, अगर एग्जामिनर कहता है C4H6 से कितने नॉन साइक्लिक बनते हैं जिसमें रिंग नहीं है, तो आंसर होगा केवल 4। और अगर वो कहता है कितने साइक्लिक बन सकते हैं, तो इसमें भी साइकिल है इसमें भी साइकिल है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 बने साइक्लिक। तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए। पहला साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। C4H6 से कुल कितने आइसोमर, तो आंसर है 9। कुल कितने नॉन साइक्लिक या अचक्रीय, तो आंसर है 4। कितने चक्रीय, तो आंसर है 5। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? सर C3H6O का बताइए ना सर। बेटा पहले एक टाइम एक काम, पहले एक टाइम क्या यहाँ तक मेरा क्वेश्चन है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यस हाँ तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर वो चीज आएगी। मैं उसको लूंगा लेकिन पहले ये वाला केस हो गया पूरा कंप्लीट। चलिए यहाँ से हटके बेटा मतलब आप आ जाइए अपने नॉर्मल पैटर्न पर, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप आएगी बेटा। एग्जाम्पल कोई भी नहीं छूटेगा, एग्जाम्पल सब आएंगे, बल्कि आने वाले टाइम में आप अपने एग्जाम्पल खुद बना लोगे। ऐसी कंडीशन अपन डेवलप कर देते हैं। यस बच्चों, चलिए बेटा अब शुरू करते हैं अपन। हेडिंग डाल लीजिए। तो मैंने आपको एक बेसिक स्टेप सिखा दिया, अब इस बेस का यूज अपन करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना वर्ड आने जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। समावयवता का वर्गीकरण। सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लीजिए कि आपको आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ना है। आइसोमेरिज्म का मतलब तो आप सीख गए कि जिनका डी और जिनका एमएफ सेम होता है वो सब आइसोमर होते हैं, लेकिन अब कितने प्रकार के होते हैं उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। इसको एक तरीके से हम बोलते हैं रोड मैप, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म को डिवाइड कर दो 2 में। ये देखो ये आइसोमेरिज्म 2 में डिवाइड हो गया। सबसे पहला आइसोमेरिज्म का प्रकार होता है नंबर ए, ये अपन पढ़ते हैं इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। ये पहला सेक्शन है। इसमें अपन कितने पढ़ेंगे वही लिस्ट यहाँ आएगी। दूसरा सेक्शन होगा नंबर बी, इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं क्लियर कर दूं स्टीरियो का क्या मतलब होता है। स्टीरियो को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाशियल। स्पाशियल का मतलब होता है स्पेस, यानी कि अंतरिक्षीय, लेकिन इसके लिए अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। इस स्पाशियल या स्पेस का मतलब होता है 3D, जबकि ये पूरा आइसोमेरिज्म 2 डायमेंशनल है।
इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम रसायन या त्रिविम समावैधता। तो देखो हमारा टोटल आइसोमेरिज्म को हम दो में डिवाइड करेंगे। अब पॉइंट आता है कि सर इस स्ट्रक्चर में कौन आएंगे, तो इस सेक्शन के अंदर आएंगे आपके 6 या आपका 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के हैं। इनको पढ़ोगे ये सारे इस बास्केट में जाके जुड़ेंगे और इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो इसके 2 पार्ट आएंगे। तो अपन शुरू करते हैं, देखो कौन कौन से। इसके 6 पार्ट में नंबर 1 सबसे पहला लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं श्रृंखला समावैधता। शॉर्ट में अपन बोलते हैं CI, चेन आइसोमेरिज्म, CI। नंबर 2 हम पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। आइसोमेरिज्म शॉर्ट में हम बोलेंगे PI। तीसरे नंबर पर अपन पढ़ेंगे नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समूह। समावैधता शॉर्ट में अपन बोलेंगे FGI। नंबर 4 हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिंग चेन अर्थात वलय श्रृंखला आइसोमेरिज्म। तो रिंग और चेन इधर शॉर्ट में बोलेंगे RCI। नंबर 5 हम पढ़ेंगे इसके अंदर मेटामेरिज्म। इसको बोलते हैं मध्यवर्ता। और लास्ट में पढ़ेंगे अपन नंबर 6 टॉटोमेरिज्म। इसको बोलेंगे अपन चलावैधता। तो आज के बाद यूं समझ लीजिए कि आइसोमेरिज्म की 2 बास्केट्स हैं, 2 टोकरियां हैं। एक टोकरी 2D की है, एक टोकरी 3D की है। 2D की टोकरी में 6 फ्रूट्स हैं। हम एक एक फ्रूट को निकाल के उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन वो सब कहलाएंगे इसी बास्केट के स्ट्रक्चर। बताओ इसको क्यों स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसके अंदर आते हैं 6 भाग: चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। सर 2D और 3D क्यों बोल रहे हैं? बेटा इसका भी कारण बताऊंगा, क्योंकि 2D इसको बोलते हैं जिसमें हमें कंपाउंड को स्पेस में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास मान लीजिए इस समय सपोज करो ये बोतल है, ये बोतल है, तो बोतल अगर 2D होगी तो सिर्फ चिपकी रहेगी। इसका मतलब ये उभरा पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ हम बोतल का डायग्राम बना देंगे इस तरह से करके, ऐसे करके बोतल डायग्राम बन जाएगा। इसका हमको उसकी लंबाई दिखेगी लेकिन चौड़ाई गहराई कुछ नहीं दिखेगी। लेकिन जब 3D में आएगा तो यही बोतल निकल के बाहर आ जाएगी। जब बोतल बाहर आ जाएगी तो आपको बकायदा कितनी दूरी है, कौन सा एंगल है, क्या ज्यामिति ज्योमेट्री है, सब दिख जाएगी। तो कंपाउंड को देखने के 2 तरीके हो गए, 2D और 3D। तो अपन इसके 3D के अंदर साइज को बाहर निकाल कर लाएंगे, इसलिए हमने वर्ड यूज किया स्पेस, स्पाशियल, अंतरिक्ष। अब इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक को तो बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल, ऑप्टिक। कॉन्फिगरेशनल का मतलब होता है बेटा विन्यासी। ये विन्यासी, इसको 2 भागों में हम अध्ययन करते हैं। एक को तो पढ़ते हैं ऑप्टिकल के नाम से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि OI। इसमें सारी बातें लाइट पर चलेगी, ऑप्टिक्स में लाइट। और दूसरी होगी ज्योमेट्रिकल।
इसको बोलेंगे अपन GI। तो कॉन्फ़िगरेशन में दो पार्ट आएंगे, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, और एक पार्ट आएगा कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल का मतलब होता है बेटा इसके अंदर संरूपण। संरूपण का अगर सिंपल सा अर्थ दूं तो घूर्णन। ये घूमने पे डिपेंड करेगा, रोटेशन पर। तो अब आप चेक करके देखो, आपको अपने कोर्स में जितने क्वेश्चन बनेंगे वो इतने में से। अब इन्हें 1 बाय 1 सीखना है, ये हमारा रोड मैप हो गया। अब आज के बाद जब आप ये पढ़ोगे तो समझ जाना ये पार्ट इस पे पढ़ रहे हो और ये पार्ट इस पे पढ़ रहे हो। तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर का मतलब चेन, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर का मतलब पोजीशन भी होगा, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर का मतलब इनमें से कोई। और जब आप बोलोगे ऑप्टिकल तो सही मायने में वो ऑप्टिकल इसमें आएगा, स्टीरियो। तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म का स्टीरियो भाग में पढ़ोगे, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल। चलिए साथियों, इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। अब इसको 1 बाय 1 अपन ट्रिक से भी सीखेंगे और टेक्निकली भी सीखेंगे। तो जो बच्चे 13 के अंदर हैं, आप सब जानते हैं, आप सब 13 में हो, यानी कि आप सब 12th पास कर चुके हो। तो इसका मतलब है कि अब आपको इसमें टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर लें। तो आपको अपना टाइम पीरियड कम चेक करना पड़ेगा, कम से कम टाइम पीरियड का आंसर निकालना। तो ये टेक्निक अपन डेवलप करेंगे। चलिए बेटा, क्या मैं होप करूं ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। स्नैपशॉट कर दिया तो इसको हटा रहा हूं मैं, डेफिनेशन पे आ रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग ये डाल लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहली हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो, संरचनात्मक समन्वयता की परिभाषा बहुत ही सिंपल। क्या परिभाषा करनी है? इतना इजी कि ऐसे कंपाउंड जिनका DU एंड जिनका MF समान हो। ऐसे कंपाउंड्स 2 या 2 से ज्यादा जिनका DU भी सेम हो, MF भी सेम हो, परंतु बट डिफर इन। अब डिफर इन बोला तो ऊपर जो नाम आ रहा है उसी में डिफरेंस। तो यहाँ पर नाम आ रहा है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना। आपका आ जाएगा बट डिफर इन स्ट्रक्चर, संरचना में भिन्न हो। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि संरचना किसे कहते हैं? तो मैं आपको हिंट देता हूं। संरचना का मतलब होता है नेम। अब आपको नेम कॉमन आता है तो कॉमन नेम देखो, IUPAC आता है IUPAC नेम देखो, डेरिवेटिव नेम आता है डेरिवेटिव नेम देखो। जो नाम आपको आता है, जिसमें भी आप अपने आप में बढ़िया हो, किसी का भी नाम समान नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद आपकी बास्केट में वो संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे जिनका D और MF तो सेम होगा, लेकिन वो नेम में डिफरेंट हो जाए। उन सारों को उठा के इस बास्केट में डालो। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दैट टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच कंटेन्स सिमिलर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे हैविंग डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और नेमिंग। अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसे समावयवी रूप जो DU और MF में तो समान होते हैं, लेकिन वो संरचना में या नेम में अलग अलग होते हैं, उन्हें संरचनात्मक समावयवी कहा जाता है। अब आप कहोगे कैसे? तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अब देखो मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो इस समय इस वाले कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10। तो चेक करके देखो, इसका भी फॉर्मूला C4H10।
इसका मतलब दोनों का MF सेम है। फिर ड्यू निकालो तो चेक करो इसका ड्यू 0, तो चेक करके देखो इसका ड्यू भी 0। इसका मतलब अब चेक करो दोनों का MF भी सेम है, दोनों का ड्यू भी सेम है, लेकिन डिफरेंट है। आपको कैसे? इसका तो नाम है ब्यूटेन, जबकि देखो इसका नाम है आइसोब्यूटेन, और या फिर आप नाम देना चाहो तो 2-मेथिल प्रोपेन। तो नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो वो सब के सब कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब आज के बाद सोचो, जैसे मैंने लिख दिया होता अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये दोनों, तो आप पहले स्टेप पे मना कर दोगे साहब ये दोनों आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहोगे सर दोनों का तो ड्यू मैच नहीं कर रहा, इसका ड्यू 0 है तो इसका ड्यू 1, इसका मतलब ये आइसोमर ही नहीं है। इसका मतलब देखो ये आइसोमर नहीं है। अब बताओ क्या बेसिक लाइन समझ में आ गई क्या? Yes, सर जो फर्स्ट वाले एग्जांपल्स दिए उसको वन टाइम और बताइए ना। ये वाला? यस सर। एक एग्जांपल और ले तो पहले ये वाला कर लिया, देखो अब ये एग्जांपल रिपीट करता हूं दूसरे तरीके से। कांसेप्ट एक ही है, क्या करना है ये लाइन याद करनी है बस, ये वाला कि आज के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन, जो नाम बोला है वो कौन से आइसोमर जिनका ड्यू सेम MF सेम लेकिन वो स्ट्रक्चर या नेम में डिफरेंट। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया C5H12, मान लो ये लिख दिया मैंने, तो आप चेक करके देखो C5H12 में अगर ऐसे लिख देता हूं, मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, मैंने 3 बना दिए देखो ये। तो चेक करके देखो इन तीनों में क्या खासियत है, ये तीनों के तीनों इसमें सेम है। चेक करके देखो ड्यू 0, ड्यू 0, ड्यू 0, देखो ये, और तीनों का MF भी सेम है, देखो C5H12, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन, आप आईयूपीएस देते तो आईयूपीएस देते 2-मेथिल ब्यूटेन, और इसका नाम है नियोपेंटेन। अब आप सोच के देखो आपकी परिभाषा सही हो गई। ये तीनों के तीनों का ड्यू सेम, तीनों के तीनों का MF सेम, लेकिन तीनों के तीनों इस पॉइंट पे डिफरेंट है, इसीलिए ये तीनों के तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। अब समझ में आई कि नहीं? यस सर। आइसो और नियो पेंटेन में थोड़ा डाउट है। आइसो पेंटेन और नियो आइसो ग्रुप आ गया। अपन आइसो किसको कहते थे? तो एक कार्बन से 2 मेथिल निकलते थे तो आइसो, ये आइसो। ओके सर। अब 5 कार्बन पेंटेन और ये नियो बन गया। देखो तो जो मैंने आपको ग्रुप कर रहे थे आइसो नियो के, वो याद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके सर। चलिए अब शुरू करते हैं इसके भाग। तो अब इसमें पहली हेडिंग डाल लो चेन आइसोमेरिज्म। चलिए सर अब शुरू करते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला भाग। सबसे पहला भाग है CI, यानी कि श्रृंखला समावृत्ता। इसको अपन बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर नाभिकीय, या इसको बोलते हैं स्केलेटल कंकालीय। तो क्या आप जानते हैं कंकाल जो होता है वो बॉडी की संरचना बनाता है। तो आज के बाद इसका नाम रखा है चेन आइसोमेरिज्म, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। और डेफिनेशन बहुत ही इजी, डेफिनेशन वही की वही फिक्स है। आइसोमेरिज्म कहते हैं आपका DU एंड MF सेम, कुछ भी नहीं करना, इसको तो सेम करना है, यानी 2 or more than 2 compounds which are similar in
DU एंड MF। अब हम हमेशा ये काम तो पक्का ही करेंगे हर बार, क्योंकि जब जब आइसोमर आएगा ये तो लिखना 100% श्योर। लेकिन अब डिफरेंस, बट डिफर इन, अब डिफर जो होता है, जो बोलते हैं वही डिफरेंस होता है। तो आप जो बोल रहे हो उसमें डिफरेंस, तो बट डिफर इन चेन यानी कि श्रृंखला। ये लो साहब, श्रृंखला में अगर भिन्नता है तो सब के सब कौन सी बास्केट में आ गए? वो CI की बास्केट में आ गए, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म। तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये। अब इसको अपन बोलेंगे, परिभाषा फिक्स हो गई कि दो या दो से अधिक ऐसे समावेगी रूप जो DU और MF में तो सेम हो, लेकिन जो श्रृंखला में भिन्न। अब आज के बाद जो जो श्रृंखला यानी कि एक तरीके देखा जाए तो आज के बाद नाम में जो जो भिन्न सबको डाल सकते हो। अब आपको कि कैसे, देखो फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1-ब्यूटीन, तो इस समय आपने लिखा 1-ब्यूटीन का CI होगा। अब आपने ये लिखा, अब पहला एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2 या नंबर B, नंबर C, नंबर D, अब देखो आप अपने आंसर को चेक करो, बड़ा इजीली आ जाएगा। एक एक वर्ड पकड़ो, इस 1-ब्यूटीन का CI होगा। अब वर्ड को पकड़ना, CI में सबसे पहले I, तो DU और MF सेम चेक करो। अब देखो आपका आंसर यही निकल जाएगा। तो इसका DU कितना, तो अगर हम इसका DU निकालें तो आएगा सर 1, इसका DU कितना 1, इसका DU कितना 1, इसका DU कितना 2। अब इसका MF निकालो, तो MF अगर अपन देखें तो इसमें कुल कार्बन कितने हैं? 6 हो गए। 5 H लिखने की, देखो जब DU निकल जाए तो H मत लिखा करो, टाइम वेस्ट होता है। देखो मैंने H हटा दिया, देखो फास्ट चलने का तरीका। अब इसमें चेक करें तो C कितने हैं? 5। इसमें चेक करें तो C 6। इसमें निकाले तो C कितने? 6। अब आप चेक कर लो, इसका D 1 और इसका फॉर्मूला था C6, सॉरी C5। अब आप चेक करो ये DU किससे मैच कर रही है? बी, ऑप्शन बी। देखो अगर आप गौर से देखो तो इसकी चेन की लंबाई है 5.0। समझते हो ना 5.0 का मतलब? यस सर, कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं। लेकिन देखो इसकी लेंथ देखोगे तो 1 2 3 4 और एक ब्रांच होगी तो 1। इसका मतलब ये एक दूसरे के CI, इसका मतलब दोनों की चेन लेंथ में अंतर आ गया है। तो दोनों का DU सेम है, दोनों का MF सेम है, लेकिन दोनों IUPAC नेम या नेम में अलग है और लेंथ दोनों की अलग है। तो आज के बाद अगर कोई कंपाउंड्स जिनका DU सेम हो, जिनका MF सेम हो, लेकिन IUPAC नेम के अलग होने के साथ साथ लेंथ में भी अंतर हो, तो समझ जाना वो सब के सब CI में जाए। जैसे एग्जांपल अगर मैं बढ़ाऊं, देखो आप ये कहते हैं ये जो साइक्लोहेक्सेन है का CI होगा। अब देखो A, B, C, D, अब आप अपनी परिभाषा को ढंग से समझ लें, आंसर चेक करना है आपको, क्योंकि एक एक वर्ड का ध्यान रखो नहीं तो गलती हो जाएगी।
इसका सीआई होगा। तो जैसे उसने सीआई बोला दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, सीआई का मतलब जिनका डीयू सेम, जिसका एमएफ सेम, लेकिन आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो, साथ में चेन लेंथ में अंतर हो। तो अब आप देखो कौन से आंसर या कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। रजनी बिल्कुल सही जा रही है, बाकी बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं। इधर से भावेश ने भी सही किया, बिल्कुल सही। प्रांजल ने भी सही किया है। श्रेया आपने एंड लिख दिया लेकिन एक आंसर गायब कर दिया, एंड सी को। अच्छा पहले लिख दिया था बी, बिल्कुल सही। उसके बाद तो सब समझ में आ गया सबको। यस 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 यस, अब समझ में आ गया। तो आंसर एक नहीं होगा, दो होंगे। देखो कैसे चेक करने का तरीका कैसे बेटा। सबसे पहले इसका ड्यू निकाल लो, तो इसका ड्यू एक है, लेकिन देखो इसका ड्यू एक नहीं है तो ये तो रास्ते से बाहर हो। तो इसका ड्यू देखो दो है, इसका ड्यू एक है, इसका ड्यू एक है, लेकिन इसका ड्यू भी दो है, तो ये भी दो है। अब आपके रेस में क्यों करेंगे। अब दोनों का एमएफ चेक करो, तो इसका एमएफ है C6, तो चेक करो इसका एमएफ भी C6, तो 6 कार्बन। और देखो इसका भी C6, इसका मतलब आपके अभी आंसर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब ये दोनों सही है कि नहीं पता चल जाएगा। तो सोचो इसकी जो लेंथ है वो 6.0 है, क्योंकि तो पूरी रिंग 6 की है, लेकिन इसकी लेंथ है 5.1, 5 की रिंग और एक भाग। और इसकी लेंथ देखोगे तो 4.1.1, ये 4 की रिंग और 2 बाहर निकले, ये 1.1। तो चेक करके देखो परिभाषा फिक्स हो गई कि ये तीनों के तीनों 1, 2 और 3, तीनों का ड्यू सेम, तीनों का एमएफ सेम, लेकिन तीनों नेम में अलग हैं, साथ ही उनकी लेंथ अलग है, उनके पेरेंट की चेन की लेंथ अलग है, उनके अपनी कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग है। इसे सब के सब इस श्रृंखला में एंट्री करें। अब बोले क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर। आलो बेटे। हाँ जी बेटा, पानी पी लिया मैंने, अब बोलिए बेटा। अब सर जैसे यहाँ पे सर ये जो सी है उसको 4.2 करके हम लोग नहीं लिख सकते अगर दो शाखा निकली है तो? कोई मना नहीं है, लेकिन 4.2 अगर अपन लिखेंगे तो सही मायने में 4.2 इसको लिखना चाहिए। ओके सर। आगे आपको दिक्कत नहीं है, आगे ना इसको 4.2 लिखेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा दोनों एक साथ है। इसको 4.11 करने से दिमाग में, ये हमारे लिए होता है, पेपर में नहीं आएगा, ये हमने अपने सीखने का तरीका बना रखा है। तो हमने अपने सीखने का तरीका बना रखा है। 4.1 का मतलब दोनों मैथिल मैथिल। तो होप सो ये अपने को पॉइंट समझ में आ गया होगा, चेन आइसोमेरिज्म। सर डी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है और ए, वो एक बार फिर से समझाओगे? बेटा आप देखो ए में पहले ड्यू निकालो, तो ए का ड्यू बोलो कितना है? 2, जबकि आपके ड्यू कितना है? 1। उसका 6। सोचो ड्यू तो सेम है ही ना। हाँ तो अलग अलग है ड्यू इसलिए। ड्यू और एमएफ सेम नहीं, उनको सबको कचरे की तरह बाहर निकालते जाओ, वो हमारी बॉडी नहीं है। ओके सर। तो आगे ये ऐसी ट्रिक है जिससे हम बहुत तेजी से आंसर पकड़ सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन में नेम के बेस पे लेता हूं, देखो कैसे। अब की बार यही क्वेश्चन नेम के बेस पर, क्वेश्चन के कई फ्रेम आएंगे लेकिन सबका बेसिक एक ही होगा, और सबका बेसिक होगा डीयू एंड एमएफ सेम, बट डिफर इन चेन, यानी कि नेम एक ही बात, नाम भी अलग हो और चेन लेंथ भी अलग हो। अब आपको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया CI of एक दो तीन चार पांच छह इज ऑब्लिक R। अब वो कहता है इस कंपाउंड के CI होंगे,
तो देखो ऑप्शन में देना है ए, बी, सी, एंड डी। अब आप देखो, आप अपने आंसर को चेक करो, इसके सीआई कौन होंगे? रजनी वापस चेक करो, आपने फिर गलती कर दी जल्दबाजी में। प्रांजल चेक करो, प्रांजल ने भी गलती कर दी। बाकी सही चल रहा है मामला, बिल्कुल सही, बाकी सबका सही है, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बाकी सब सही चल रहा है, बाकी सबने बिल्कुल सही निकाला। यस, इधर से किसने गड़बड़ की? कविता, कविता बेटा आपने देखो चेक करो, कविता सिन्हा, हाँ बिल्कुल सही। बेटा नागेश, आपने भी आंसर में जल्दबाजी कर दी, आपने सी ले लिया। सी क्यों लिया? चेक करके देखो आप, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है बेटा। सबसे पहले पूछा जाए आइसोमर, आइसोमर कहते जो दिया गया है उसका डी और एम है, पहले निकाल लो। तो देखो इसका डी है 0 और इसका एम है 6, एच पर निकाला करो। अब जो इससे मैच कर जाए वो आंसर है। तो चेक करो, इसका डी 0 और टोटल कार्बन 6, इसका डी 0, इसके टोटल कार्बन 6। लेकिन इसको तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि डी इसका 1 है, 1 कहते रास्ते से बाहर। फिर चेक करो इसका डी 2, तो ये कहते रास्ते से बाहर, केवल दौड़ में ये 2 हैं। और अब हमारी परिभाषा बन गई, जिनका डी और जिनका एमएफ आपस में मैच कर जाए लेकिन नेम में अलग हो और उनकी कार्बन श्रृंखला की लंबाई में भिन्नता हो, तो हम कह सकते हैं वो सब आपके श्रृंखला समावेली, सब के सब चेन आइसोमर हो गए। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ये पेपर में ऐसा भी आ सकता था। देखो आप, यही क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ यूं आता, CI of normal hexane is, ऑप्शन होता है ए आइसोपेंटेन, नंबर बी हेक्सीन, नंबर सी साइक्लोहेक्सेन, नंबर डी अब आप सोच के देखो, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन अब की बार बच्चे से उसका कंसेप्ट नेम के बेस से पूछ लिया। करना वही का वही सेम है लेकिन अब की बार ऐसे इस वाले क्वेश्चन। बेटा नागेश चेक करके देखो, आपने गलत आंसर दे दिया, जल्दबाजी मत करो, आराम से देखो। इधर भावना, भावना आप चेक करो बेटा आंसर, अब की बार आपने 2 आंसर दे दिए, गलत है। बाकी सबका बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। एक एक पॉइंट पे काम करो, छोटे छोटे पॉइंट को समझो, करना कुछ नहीं है, जैसे गौर से देखो। इसने पूछा आइसोमर, जब भी आइसोमर कह दे सबसे पहले डी निकाल लिया। अब आप देखो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन ये, अब इस नॉर्मल हेक्सेन का डी 0 और नॉर्मल हेक्सेन का एमएफ, तो आपने डी निकाल लिया, तो अब एच मत निकालो, C6 हो, एच को छोड़ देना चाहिए जिससे हम इजी हो जाए। अब आप चेक करो, आपने पहला आंसर देखो आइसोपेंटेन, तो दिमाग लगाओ, इसके पास तो कार्बन ही 5 है,
तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो ये रहा आइसोपेंटेन, ये रहा आइसोपेंटेन। तो DU तो 0 है इसका, लेकिन इसका तो C5 है, इधर ये आंसर तो होगा ही नहीं। फिर चेक करो हेक्सीन, तो आप चेक करो हेक्सीन में DU 1 आ गया, आपको निकालना आता है नाम से, इसका मतलब ये भी आंसर मैच नहीं करेगा। फिर देखो साइक्लो, साइक्लो कहते हैं DU 1 हो गया, इसका मतलब इसका DU तो 0 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब इसको अगर चेक करो तो साफ दिखाई दे रहा है कि एन का मतलब DU 0, और कार्बन चेक करने हो 6, तो देखो मैथिल में 1 और पेंट में 5, तो टोटल आपके 6 हो गए। और कोई बच्चा इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो देखो ये रहा, ये रहा। अब आप चेक कर लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। चलिए साहब, अगर समझ में आ गया तो इसको पैक करके अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन आइसोमेरिज्म नंबर 2। ये लीजिए, अब आ जाइए नंबर 2। नंबर 2 में पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी कि स्थिति समावेशिता। अब देखो डेफिनेशन वही फिक्स, कुछ भी आपको नया नहीं करना। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो इसमें भी देखो आइसोमेरिज्म वर्ड आ गया। अब जैसे आइसोमेरिज्म लिखा हुआ कहीं आ जाए तुरंत समझ जाओ DU एंड MF सेम। आपको आज के बाद जहां जहां आइसोमेरिज्म लिखा हुआ आ जाए ये चीज तो पहले सिखा दो, फिक्स होगी परमानेंटली। बट डिफर इन, अब जो नाम दिया गया वही डिफरेंस। जब मैंने बोला चेन तो चेन लेंथ में डिफरेंस, और अब की बोला जा रहा है पोजीशन, तो अपन लिखेंगे डिफर इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया प्रतिस्थापी। यानी अपनी परिभाषा को वापस समझ लो, आज के बाद 2 या 2 से अधिक वो कार्बनिक यौगिक जिन्हें अपन आइसोमर कहने जा रहे हैं, वो DU और MF में तो सेम हो, लेकिन उनमें लगा हुआ डबल बॉन्ड या उनमें लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड या उस पे लगा हुआ क्रियात्मक समूह या उस पे लगा हुआ कोई प्रतिस्थापी अपनी स्थिति में भिन्न हो जाए। डिफर इन पोजीशन, तो 2 or more than 2 organic compounds which are having similar degree of unsaturation and MF, but they exhibit position, different position of multiple bonds, यानी double bond और triple bond, और function group और substituent। तो आज के बाद जो भिन्नता है वो ये भिन्नता होनी चाहिए। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज PiO, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया और बोला गया ये किसका पोजीशन आइसोमर है। तो जैसे उसने पोजीशन आइसोमर बोला तो इसका मतलब A, B, ये आपका C, ये आपका D। अब देखो आपके सामने बहुत ही सिंपल आंसर है, डी सर। चेक कर लो सर बी डी सर। बी 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 ये B, ये वाला D होगा। डी भी तो है सर। आराम से चेक करो। अरे D ही होगा, B नहीं होगा।
बोलना नहीं है, केवल आप एक बार चेक करो बस, केवल। यस, तो देखो सबसे पहले कैसे चेक करना है मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, बोलना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझने के अंदर डालो। जैसे गौर से देखो, इस कंपाउंड का पीआई, तो पीआई में आई कहते ही सबसे पहला काम होता है डीयू चेक करो, एमएफ चेक करो। तो इसका डीयू और एमएफ निकालो, तो इसका डीयू है 1 और इसका एमएफ है 1 2 3 4 5। ये जिससे मैच कर जाए वो हमारा आंसर पहले चेक होगा। अब चेक करके देखो, इसका डीयू 1 है, लेकिन चेक करो इसका एमएफ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये C6 है, देखो मैच नहीं कर रहा, इसलिए नो। अब यहां जो इसका डीयू 2, इसका मतलब ये पहले स्टेप में कैंसिल हो गया। अब इसका डीयू देखो 1, लेकिन इसका एमएफ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो चेक करके देखो ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो कैंसिल। अब डी को चेक करके देखो तो डी क्यों है, क्योंकि डीयू में देखो डीयू तो 1 है, लेकिन चेक करके देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन चेक करके देखो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है, तो अपन लिखेंगे पेंट, ये आपका 1 और ये इन, जबकि इसका नाम लिखा जाएगा पेंट, ये लिखा जाएगा 2 और ये लिखा जाएगा इन। तो चेक करो पोजीशन बदल गई। आज के बाद कौन से कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स, जिनका डीयू सेम हो, जिनका एमएफ सेम हो, और एक बात और जोड़ देता हूं, जिनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम हो। अगर आप गौर से देखो तो इसकी लेंथ 5.0 है, तो इसकी लेंथ भी 5.0 ही है। लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, लेंथ बदली तो वो सीआई हो जाएंगे। लेंथ फिक्स रखो, सिर्फ पोजीशन बदलो। तो इस समय आप चेक करके देखो, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि दोनों का डीयू सेम है, दोनों का एमएफ सेम है, लेकिन साथ में चेन लेंथ भी सेम है, 5.0 5.0। फिर अलग क्या है? अलग है डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो आज के बाद आपकी परिभाषा हो गई, उन्हें पीआई कहोगे जिनमें सब कुछ सेम हो, लेकिन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो। जैसे अब मैं आपके एग्जांपल बढ़ाने की कोशिश करता हूं। पहले कांसेप्ट सीख लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। क्लियर है। मैं इस पर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, वो 3 क्वेश्चन चेक करना। इनका पोजीशन अलग होता है बस। ये देखिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला, सेट और पेयर ऑफ पीआई इज, यानी कि कौन सा पोजीशन आइसोमर का जोड़ा या युग्म है? A, B, C, ये एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पीआई ऑफ हिम्मत अच्छा टावर है ना। लोग 15 मिनट से किसी का भी लगा। माइक म्यूट कर माइक लो। बंद करो ना प्लीज। अरे माइक बंद कर लो भाई, माइक घर का आवाज थोड़ी नहीं सुनेंगे। वही तो। चलिए सर, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं, नंबर 3।
चलिए अभी 3 क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से चेक कीजिएगा क्या है इन सबके बेसिक कंसेप्ट। लैंग्वेज पहले क्वेश्चन की पढ़ लेना फिर करना बेटा। किसी को क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग सभी ने बहुत बढ़िया निकाला है आंसर। रजनी आपने 2-2 आंसर निकाले बेटा, एक बार चेक कर लो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने बहुत बढ़िया निकाला है। अब चेक कर लो कहां पर क्या गलती हुई है या किस जगह पर। पॉइंट को पहले समझो। हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा हुए से पूछा है कौन सा पेयर पीआई के लायक होगा या पीआई होगा, तो पीआई का मतलब पहले निकाल लो। ऐसा पेयर जिसका ड्यू सेम हो, एमएफ सेम हो, लेंथ भी सेम हो, लेकिन उस पर लगने वाला डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शन ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी अपनी जगह बदल ले। तो चेक करके देखो पहला आंसर क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका रीजन है कि दोनों का ड्यू तो सेम है, दोनों का एमएफ भी सेम है, लेकिन चेक करके देखो आप स्थिति बदल किसकी रहे हो। आपने तो चेन लेंथ बदल दी, इसकी थी 4.0, इसकी 3.1, तो चेन लेंथ बदल गई, इसका मतलब पोजीशन चेक ही नहीं होगी, इसका मतलब ये आंसर नो। अब ये चेक करके देखो ये क्यों नहीं है, ये दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों का ड्यू सेम, दोनों का एमएफ सेम और दोनों का आईयूपीएसी सेम। क्योंकि देखो इसका नाम भी साइक्लोहेक्सीन है, इसका भी नाम साइक्लोहेक्सीन। तो जब नाम में ही चेंज नहीं है तो आइसोमर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ध्यान है आइसोमर होने के लिए नाम का अलग होना जरूरी है। अब इस एग्जांपल को देखो ये क्यों है, तो चेक करके देखो इसका ड्यू 0, इसका ड्यू 0, इसका एमएफ C5O, लेकिन फंक्शन ग्रुप ने लेंथ पर सेकंड नंबर पर जगह ले रखी, तो नाम बना पेंटेन 2 ऑल, जबकि इसका नाम है पेंटेन 3 ऑल। तो आपकी परिभाषा में पोजीशन बदल गई। अब बच्चा कहेगा सर ये तो ये पोजीशन थोड़ी बदली, दोनों सेम ही है। आप इस साइक्लिक के ऊपर इसको 1 दोगे तो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो इसका भी नाम बनेगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये दोनों भी आइसोमर नहीं, तो हमारा आंसर हो गया सी। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब यहां आ जाओ, अब की बार नाम पे दिया 2 ब्यूटीन, तो आप सब जानते हो 2 ब्यूटीन का मतलब ये ब्यूट और डबल बॉन्ड, और नाम से लग रहा है ड्यू 1,
तो देखो इसका ड्यू 1 है, इसका ड्यू 1 है, इसका ड्यू भी 1 है, इसका ड्यू भी 1 है और इसका ड्यू 0 है। तो ये तो पहले गया क्योंकि इसका ड्यू मैच नहीं कर रहा। अब पॉइंट क्या आता है कि सब आपके इस ब्यूटीन के अंदर चेन लेंथ 4.0 है, तो इसकी चेन लेंथ देखोगे तो ये रही आपकी चेन लेंथ, ये 4.0 और 2 पे पोजीशन, जबकि आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखो आपका आंसर तीसरा नहीं हो सकता, ये दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो लेंथ बदल के देखा, इसलिए ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब चेक करो, इसका ड्यू तो 1 है लेकिन ये आपका साइक्लिक हो गया, जबकि रहना एक ही चीज, ब्यूटीन है तो ब्यूटीन ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर गया, तो आपका आंसर केवल ए। और अब अगर मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में चेक करके देखो, इसका ड्यू 1, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसलिए ये रास्ते से गया, तो ड्यू के बेस पे 3 रह गए केवल। अब चेक करके देखो, इस एग्जांपल का नाम दोगे तो नाम बनेगा 1,1 डाइमिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो चेक करो, दोनों मिथाइल की पोजीशन 1,1 है, तो सोचो वो 1,1 पोजीशन यहां भी है, इसलिए ये इसी के जैसा ही है। इसको चेक करके देखो तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पोजीशन चाहिए मिथाइल की और यहाँ तो आपकी इथाइल होगी। तो सोचिए, जिसकी पोजीशन देख रहे हो पोजीशन वाला शक्ल तो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ एल्कोहल था तो एल्कोहल ही होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड इन है तो वो इन ही होना चाहिए। तो यहाँ सोचो दोनों मिथाइल होने चाहिए, यहाँ इथाइल हो गया तो ये रास्ते से बाहर हो गया। अब ये बचा, अब चेक कर लो, दोनों का ड्यू सेम, दोनों का एमएफ सेम, दोनों की लेंथ सेम, लेकिन दोनों की मिथाइल की पोजीशन 1,1 और ये 1,3। देखो ये आगे, तो आंसर आपका आएगा इसके अंदर आपका बी। तो चेक कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो है सी, ए और इधर बी। सर हाँ जी बोलो। सर इसका आंसर ए क्यों नहीं हुआ? किसका? ये थर्ड वाले का। अब देखो, आप इसका नाम दो, आपको आईयूपीएससी आती है ना बेटा, अब इस आईयूपीएससी का नाम बताओ, इसका आईयूपीएससी, आप इसका आईयूपीएससी क्या बोलोगे, बोलो। इसका तो आईयूपीएससी हो गया 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें भी तो यही करोगे, आईयूपीएससी आप सीख कर आए हो, तो इन दोनों मिथाइल का नाम भी दो ही दोगे, दो तो सेम हो गए। तो आप भाषा क्या होती है कि ड्यू सेम, एमएफ सेम, नेम अलग, तो नेम अलग कौन हो? यस सर, यस सर, यस सर। सर तो क्या मैं होप करूं समझ में आ गया? यस सर। मतलब जो इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा? क्या बेटा? थर्ड वाले का आईयूपीएससी नेम? इसका यस सर। इसका नाम होगा बेटा एथिल साइक्लोहेक्सेन। नंबर लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अकेला ही है। मतलब श्रृंखला छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओनली पोजीशन बस से, मतलब पोजीशन बस देखेंगे हम लोग। हाँ बेटा, केवल पोजीशन और आपकी लेंथ सेम होनी चाहिए, फैमिली सेम होनी चाहिए। ओके सर, मैंने लेंथ भी देखा इसलिए मेरा आंसर डबल डबल आ रहा था सबका। कौन सा? हो गया क्लियर हो गया। हो गया ना? हाँ, मैंने ना लेंथ भी देखा इसलिए मेरा आंसर डबल डबल आ रहा था सब में। सही हो गया ना, करेक्शन हो गया। हाँ हो गया सर। आज के लिए यहाँ पर इतना ही करते हैं, कल आते ही मैं पीआई और सीआई से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहला कर लीजिए सर, होमवर्क दीजिए। और दूसरा, कल से हमने 1 घंटा प्रीवियस कर दिया, पहले कर दिया, तो समझ में आ जाएगा। यस सर। सर भी क्लियर कर देंगे, संजय सर क्लियर है? चलिए ओके डियर। सर टेस्ट में कहाँ तक आएगा? सर टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में आपका नोमेनक्लेचर पूरा नामकरण सिर्फ आएगा। नोमेनक्लेचर। सर जतीन कुछ बोल रहा क्या बेटा? सिर्फ सर, होमवर्क नहीं नोमेनक्लेचर। देंगे आप? नोमेनक्लेचर कर लोगे ना? बस कर लोगे ना? वहाँ नोमेनक्लेचर तक पूरा शुरू से सर कर लेंगे सर, स्पाइरो और बाइसाइक्लो भी देना ना। सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। नो सर, वो नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय बाय सर। ओके सर, थैंक यू। बच्चों आज अपनी क्लास 5 मिनट बस लेट हो सकती है ना? आप तो लॉगिन करके इंतजार करना। ओके यस सर। ओके बाय।